वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट नंबर 11 लगाते हैं जो क्राउन की प्रैक्टिस सेट से ली गई है। सेट नंबर 1 से 10 तक करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो लोग बिहार दरोगा मेंस सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट ज़रूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो दोस्तों, यह संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें 5 प्रकार के विषयों का वर्णन इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, जो कि क्रमशः ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं आपको बताना है। इन चारों जगह पर कौन सा महाजनपद स्थित था दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए के जगह दोस्तों स्थित था मत्स्य महाजनपद, और बी का जगह स्थित था अवंती महाजनपद, सी का जगह स्थित था वश महाजनपद तथा डी का जगह स्थित था अंग महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधीन जनपद का नाम, और एक तरफ दिया गया दोस्तों राजधानी का नाम। चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों, ए का मिलान हो जाएगा 4 से। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से, पांचाल का अहित छत्र से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, कौशल का साकेत से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से, वश का कौशाम्बी से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों, सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं। रज्जुक कौन थे? तो दोस्तों, रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, वह अभिलेख है मौस्की अभिलेख, जिसमें कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, उनके आगमन का सही कालानुक्रम बताना है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आए थे मेगास्थनीज, और उसके बाद फायान, और फिर हेनस्वांग, और अंतिम में ईतिसंग आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था?
तो दोस्तों गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार दोस्तों ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो दोस्तों धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो दोस्तों वह चोल राजा थे कुलोत्तुंग फर्स्ट, जिसने कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों के द्वारा करवाई गई थी। विक्रमशिला महाविहार जो कि बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं सदी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दोस्तों फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? तो दोस्तों कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है जैनुल आवेदीन। अगला प्रश्न देखते हैं, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका फारसी अनुवाद रहीम खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो दोस्तों जजिया पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दोस्तों एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी?
तो दोस्तों डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सुमेलित है आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट के द्वारा दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्रिका लिखा गया है। बाकी सभी दोस्तों गलत दिए गए हैं। यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तथा मूक नायक भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। अगला प्रश्न देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चौकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, जिसमें वह बच गया, लेकिन इसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। पुलिस के डर से प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस पकड़ा गया, जिसे फांसी की सजा दी गई थी। वे आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष सर आगा खां को चुना गया। इसका केंद्रीय कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ। ब्रिटेन में इसके लंदन शाखा के अध्यक्ष थे सैयद अमर अली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दोस्तों वह नेता थे मौलाना मोहम्मद अली, जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ। इसमें कुल 89 व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में मुस्लिम नेता आगा खां, मोहम्मद अली, फजलुल हक और जिन्ना ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समझ झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो दोस्तों वह प्रश्न था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समझ झगड़ा कांग्रेस कार्य समिति के गठन पर केंद्रित हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में।
गांधी जी के दोस्तों आगा खां पैलेस पूना में गिरफ्तार किया गया था और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो दोस्तों नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था लियाकत अली खां। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। जीवन राम भगवान दास कृपलानी, जिसका पूरा नाम है, वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनेता थे। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब भारत को आज़ादी मिली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो दोस्तों वह अकाल का नाम है उड़ीसा अकाल 1866-67 में। 1866-67 के उड़ीसा अकाल सबसे भयंकर एवं विनाशकारी साबित हुआ। इसे प्रकोप का समुद्र या सी ऑफ कैलेमिटी भी कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? तो दोस्तों वह थे W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक सफल वकील, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। हालांकि ये चुनाव हार गए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। हालांकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद इसलिए है क्योंकि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकीकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं और एक तरफ दिया गया दोस्तों प्रदेश।
चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से। बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं जो कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आते हैं। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से। भूकंप का हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से। सूखा क्षेत्र जो कि मध्य पूर्वी भारत का क्षेत्र है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से। चक्रवात जो कि झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, कथन ए में दिया गया है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण है दोस्तों, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसके बहाव बहुत धीमी हो जाता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो जोड़ा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों जो जोड़ा सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सभी दोस्तों जोड़े सही दिए गए हैं। ऑयल रिफाइनरी जो कि बरौनी में स्थित है। सीमेंट कारखाना बंजारी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मढ़ौरा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? पांचों ऑप्शन दोस्तों पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। लौह इस्पात में प्रयोग होने वाला कच्चा माल जैसे लौह अयस्क, कोयला, चूने का पत्थर आदि भारी तथा कम मूल्य के होते हैं क्योंकि परिवहन लागत काफ़ी बढ़ सकती है। अतः इसे दूर तक ले जाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए अधिकांश लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो दोस्तों वह उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो कि चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी है? तो दोस्तों एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। अक्षांशों को सामान्यतः ग्रीक भाषा में फाई से प्रदर्शित किया जाता है। यह विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण के स्थानों को दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो दोस्तों वह उद्योग है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो कि चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो दोस्तों वह धारा है कनारी धारा, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। जबकि बेंगुला, ब्राजील तथा पश्चिमी पवन प्रवाह, यह तीनों धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देती है। कनारी जो कि ठंडी धारा है और यह उत्तर अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो दोस्तों वह माध्यम है सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूसंधि या जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु परिचित नहीं है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है पंपास घास का मैदान का क्षेत्र, जिसमें कि भूमध्य सागरीय जलवायु परिचित नहीं है, बल्कि यहाँ मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व में पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया था। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 80%। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई 3 वर्ष। 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 58 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। तो दोस्तों ए का मिलान हो जाएगा 3 से क्यूसेक का प्रवाह की दर से। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से बाइट का कंप्यूटर से। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से रिएक्टर का भूकंप की तीव्रता से। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से बार का दाब से। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज में। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो दोस्तों जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि तो दोस्तों प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो दोस्तों जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो दोस्तों 160 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पूर्ण मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इसे गर्म करना चाहिए 327 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आंतों के रोगों के निदान में एस किरणें का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें तो दोस्तों पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो दोस्तों वह पदार्थ है जिप्सम जिसमें कि कैल्शियम विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं।
भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो दोस्तों भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है 11.11%। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच कितना है? तो दोस्तों विलियन का पीएच है 6.5। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड एक अकार्बनिक नमक है। इसका रासायनिक सूत्र AgBr है। अन्य सभी युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड का संचय के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया दोस्तों ईंधन गैसें और एक तरफ दिया गया है प्रमुख घटक। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से CNG, जो कि CNG का मिश्रण है दोस्तों मीथेन तथा इथेन का। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से LPG ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से कोल गैस, जिसमें कि हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन इसके प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अपमार्जक क्या है? तो दोस्तों अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण करने के लिए? तो दोस्तों रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहों को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? तो दोस्तों अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो दोस्तों वह है एकिडीना, जो कि अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो दोस्तों पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथिन। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो दोस्तों मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो दोस्तों डायलिसिस संबंधित है वृक्क से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, विटामिन के बंधियापन, जो कि गलत दिया गया है। विटामिन के और रक्त के थक्के बढ़ने में सहायक होता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है, जबकि अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। नियासिन से दोस्तों पेलग्रा रोग होता है, थायमिन से बेरी तथा विटामिन डी से सूखा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, थायरोक्सिन क्या है? तो दोस्तों थायरोक्सिन है हार्मोन। अगला प्रश्न देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो दोस्तों वह वैज्ञानिक है सर रोनाल्ड रॉस, जिसने की खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो दोस्तों बर्ड फ्लू विषाणु है वह है H5N1। अगला प्रश्न देखते हैं, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो दोस्तों उसका आशय है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। पक्षाघात की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर प्रभावित हो गए हैं, वैसी स्थिति को टेट्राप्लेजिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को। तो दोस्तों भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों वह राज्य है मणिपुर। 6ठी अनुसूची में सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। और इसे याद रखने का ट्रिक है ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम तथा एम से मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो दोस्तों वह अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जिसको कि भारतीय तथा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से संवैधानिक निराकरण का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह तो दोस्तों यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है राजस्थान, जहां की विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार की विधानसभा भंग नहीं की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकीकृत किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 270 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकीकृत किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो दोस्तों इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ई हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो दोस्तों दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है वह है किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उस सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब दोस्तों विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता है वह है कृषि कर।
कृषि कर राज्य सरकार का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कागजी मुद्रा को जारी करता है? तो दोस्तों कागजी मुद्रा को जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के लिए कागजी मुद्रा या एसडीआर, जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, को जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर राष्ट्रीय विकास परिषद का नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए, बी, सी, डी यह चारों दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना, इन संसाधनों पर सुझाव देना तथा राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों पर विचार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान है? तो दोस्तों निर्वाचन का प्रावधान है भाग 15 में। भारतीय संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक निर्वाचन का प्रावधान निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो दोस्तों अधिकतम आयु है 14 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग ली थी? तो दोस्तों भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिलाओं को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में भाविया लाल को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो दोस्तों वह है महेंद्र सिंह धोनी। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का मेंटर यानी कि मार्गदर्शक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है?
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों जापान देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वह देश है भारत। भारत देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2022-24 की अवधि के लिए चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो दोस्तों वह देश है रूस। रूस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो दोस्तों खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नितिन गडकरी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्न में से किस जगह लगाएगी? तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को मथुरा में लगाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता सौंपी गई है? तो दोस्तों भारत देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए हैं? तो दोस्तों वह बॉलर है जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए नए सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा? तो दोस्तों बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम में M2 मॉडल इस्तेमाल करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है अजय कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों पेग्मामाइट चट्टान बिहार के गया तथा मुंगेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे नहीं है, वह नगर है दरभंगा। दरभंगा उत्तरी बिहार का नगर है जो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कभी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका संबंध है सारण जिले से। मिड डे मील हादसे पर आधारित बिट्टू फिल्म सारण जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 50% तक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो दोस्तों वह शब्द है क्वारंटाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसे नियुक्त किया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए
लोहिया योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? तो दोस्तों वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति आय थी 4,664 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का 32.9% थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बना है और पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन थोड़ा दोस्तों नीचे दिया गया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 जिले। 1 नवंबर 2000 को बिहार में 37 जिले थे और बाद में अरवल जिला बना है। अब जिलों की संख्या दोस्तों 38 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो दोस्तों बिहार 1912 में भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर है 71.20% तथा महिला का परसेंट है 51.50%। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था वीना में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो 1988 में लागू हुआ। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो दोस्तों शरद कुमार का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। अगला प्रश्न देखते हैं, FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी है? तो दोस्तों हैदराबाद शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों को इसके समाधान के बारे में सूचित करती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है वाइट पेपर। थैंक यू।